हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब ठीक? मैं विजय सिंह, JS विजय एजुकेशन यूट्यूब में आप सबका स्वागत करता हूँ। हम आज एक इंटरेस्टिंग चैप्टर को पढ़ेंगे जो शायद हिस्ट्री में सबसे इंटरेस्टिंग है। हम पढ़ रहे थे ट्वेल्थ हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग फर्स्ट, यानी कि एंशियंट हिस्ट्री। तो हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। अब तीसरा चैप्टर आज हम शुरू करेंगे। उसकी बेसिक जो धारणा है या प्रस्तावना है वो हम पहले तैयार करेंगे। मतलब काल वही है जो सेकंड चैप्टर में था, आरंभिक समाज, यानी कि वहाँ था आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। यहाँ पे है आरंभिक समाज, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग पाठ का टाइटल है। लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक काल के समाज के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। तो अब ये देखो कि जो सेकंड चैप्टर था वो भी सेम इसी काल का था, और आरंभिक राज्य यानी कि उसमें राज्य कैसे बने, फिर वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, ये हमने वहाँ पढ़ा। अब जो समाज थे यानी कि उसी काल के समाज के बारे में, जैसे बंधुत्व यानी भाईचारा, जाति वर्ग, यानी कि एक सामाजिक जानकारी हम इस चैप्टर से प्राप्त करेंगे। तो पहले यानी कि आरंभिक समाज 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, ये ध्यान रखना। फिर है इसमें एक महत्वपूर्ण है कि इसमें टोटल हम जो अध्ययन करेंगे वो महाभारत का करेंगे, यानी कि महाभारत बेस्ड ये टॉपिक है। पहली चीज़ तो ये कन्फर्म ध्यान रखना, महाभारत की स्टोरी इसमें नहीं है कि आप उसकी स्टोरी को देखने लग जाओ कि इसमें वो युद्ध है, वो नहीं। उस टाइम के तात्कालिक समाज, जो वर्ग थे, उनकी स्थिति क्या थी। तो हम चैप्टर शुरू करते हैं। यानी कि लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक समाज में काफ़ी बदलाव आए, जो हमने पिछले चैप्टर में देखे थे कि कृषि क्षेत्र यानी कि उपज बढ़ाने के तरीके विकसित हुए थे वहाँ, तो कृषि क्षेत्र विकसित हो गया। तो मतलब कृषि उन्नत अवस्था में थी, तो कृषि के लिए भूमि कम पड़ने लग गई, इसलिए जंगलों में को साफ किया गया भूमि के लिए। इससे लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन आ गया और एक विशिष्ट समाज या समूह का उदय हुआ। 3 चीजें बता रखी अपने को। एक, कृषि क्षेत्र में उन्नति, जिसके लिए जंगलों को साफ किया गया जमीन के कृषि के लिए। दूसरा है लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन आ गया। और तीसरा है एक विशिष्ट समूह, यानी कि एक विशिष्ट समूह, सामाजिक समूह का उदय हुआ, यानी कि शिल्पकार। तो ये उस टाइम में जो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के काल में, यानी कि पहले ये परिवर्तन हो गए थे। यानी कि इन परिवर्तनों से ये हो गया कि समाज में जो विषमता थी वो बढ़ने लगी, यानी कि अमीर गरीब वर्ग बन गए, जैसे क्षेत्रीय शूद्र, ये सब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ग बन गए। यानी कि विषमताएं ज़्यादा बढ़ने लग गई।
और अब इन विषमताओं को इतिहासकार यानी कि इतिहासकार इन विषमताओं या इन चीज़ों को एकत्रित करने के लिए साहित्यिक स्रोतों का या जो साहित्य उपलब्ध है उनका अध्ययन किया। तो उस अध्ययन में कुछ तो ऐसे थे जो समाज के मापदंडों को चित्रित करने वाले थे, और कुछ समाज का चित्रण यानी कि कुछ साहित्य तो समाज के जीवन शैली मापदंड क्या हैं इसके बारे में थे, और कुछ ग्रंथ उन समाज का चित्रण कि उस टाइम में समाज कैसे था। तो इन सब का अध्ययन इतिहासकार करने लग गए। अब इस समय ग्रंथ, एक तो मैन तो ग्रंथ और दूसरा था साक्ष्य अभिलेख, यानी कि दूसरा जो महत्वपूर्ण साक्ष्य था वो था अभिलेख। अब तो कुछ परिवर्तन हमने देख लिए, जिसमें 4 परिवर्तन थे। वन क्षेत्र में कृषि का विस्तार, जीवन शैली में परिवर्तन, विशिष्ट वर्ग का उदय और सामाजिक विषमता। तो इतिहासकार इन प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्राय साहित्य का सहारा या साहित्य परंपराओं का उपयोग करते हैं। कुछ साहित्य परंपराओं, कुछ साहित्य या कुछ ग्रंथों में सामाजिक व्यवहार यानी कि समाज का व्यवहार क्या है, उसका मापदंड क्या है, इसका निर्धारण करते हैं। और कुछ साहित्य समाज का चित्रण यानी कि समाज कैसा था, कितने भागों में बटा हुआ था और कौन कौन से कार्य करता। तो दोनों विषय अलग अलग थे। एक तो था सामाजिक व्यवहार यानी कि लोगों का जो व्यवहार था वो कैसा था, और एक में समाज का चित्रण कि उसकी समय समाज की में क्या व्यवस्था थी। तो इतिहासकार इन चीज़ों से समाज को या इन समाज का अध्ययन करते थे, यानी कि इन ग्रंथों के माध्यम से। फिर है कुछ ग्रंथों के अलावा फिर अभिलेख से भी उस टाइम की सामाजिक यानी कि ऐतिहासिक अभिनायकों की झलक मिलती है। जैसे अशोक के बारे में अगर अभिलेख नहीं होते या अशोक अभिलेख नहीं बनवाता, खुदवाता, तो क्या हम उसे अशोक को इतनी पहचान मिलती। यानी कि अशोक के अभिलेखों की वजह से, वैसे चंद्रगुप्त मौर्य था वो भी शक्तिशाली था, उसने भी राज्य का विस्तार किया था। बिंदुसार था वो भी शक्तिशाली था। अशोक वो भी अपने दादा पिता की तरह शक्तिशाली था। लेकिन अशोक को पहचान कहाँ से मिली या लोगों के सामने कैसे आया या कारण क्या था? उनके अभिलेख। जगह जगह उनके अभिलेख या उनकी जो शासन पद्धति थी, उनका धर्म था, वो सब लोगों के सामने आया। तो अभिलेखों की वजह से अशोक को पहचान मिली। तो अभिलेख भी ऐतिहासिक अभिनायकों का मतलब झलक दिखाते हैं। ग्रंथों के अलावा अभिलेख हैं। फिर है प्रत्येक ग्रंथ, और यानी कि जो प्रत्येक ग्रंथ और अभिलेख हैं वो किसी समुदाय विशेष के दृष्टिकोण से लिखा जाता है। यानी कि अब इस चीज़ को ऐसे समझो, अशोक ने जो अभिलेख बनवाए तो उसने अपने हिसाब से बनवाए हैं, यानी अपनी प्रशंसा जो उसे उचित लगा वो, यानी कि अशोक का दृष्टिकोण। या फिर जैसे इलाहाबाद प्रशस्ति है, हमने पढ़ा प्रयाग प्रशस्ति के नाम, उसने, क्योंकि उसको लिखने वाला कौन था? बाणभट्ट ने हर्षचरित्र है, बाणभट्ट ने लिखी। तो ये उन्हें एक समुदाय विशेष, यानी कि ये मतलब एक समुदाय विशेष के दृष्टिकोण को ही दर्शाते थे। क्यों?
क्योंकि जैसे अभिलेख हैं वो अशोक के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, और जो भी रुद्र दमन का अभिलेख है वो उसकी उपलब्धियों के बारे में बताता है। तो ये एक समुदाय विशेष तक ही सीमित थे, यानी कि अशोक के अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य या इनका विवरण नहीं मिलता। तो ग्रंथ है, अब जैसे हर्ष चरित्र है, किसने लिखा? बाणभट्ट ने लिखा। तो बाणभट्ट ने उसमें उसकी प्रशंसा ही की है, यानी कि एक जो ग्रंथ है या अभिलेख है एक समुदाय विशेष पर आधारित होता है। कहने का मतलब इसका अर्थ यह है कि एक समाज या जो समुदाय विशेष है उसी पर निर्भर या उसी दृष्टिकोण से लिखा जाता है। तो समझ में आए कि ये अभिलेख। और अब है, मैंने कुछ इसमें डायग्राम बनाए हैं नोट्स में, तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो इतिहासकार किसको? ग्रंथ को आधार मानते हैं, क्योंकि पहले जो क्या हुआ, समाज कैसा था, लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी थी, वो किसके माध्यम से? या तो ग्रंथ हैं या फिर अभिलेख हैं। तो अभिलेख तो सिर्फ राजा ही लिखवाते थे या फिर कोई धनी बड़ा व्यापारी वर्ग था वो। तो सामाजिक व्यवहार, कुछ ग्रंथ सामाजिक व्यवहार, कुछ ग्रंथ समाज का चित्रण। अब एक ग्रंथ जो लिखा जाता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट देखना कि ग्रंथ विशेष दृष्टिकोण है, उस ग्रंथ में विशेष दृष्टिकोण हमें पहले पढ़ा है कि किसी समुदाय विशेष से है, तो वो उसके कुछ पार्ट होते हैं। किसने लिखा? ग्रंथ को है इतिहासकारों ने इस हिसाब से डिवाइड किया है। पहला तो है किसने लिखा, दूसरा क्यों लिखा, तीसरा क्या है उसके अंदर, चौथा उसकी भाषा शैली कैसी है, कौन सी भाषा है, प्राकृत है, संस्कृत है, पाली है या फिर तमिल भाषा है, तेलुगु भाषा है भाषा। फिर प्रचार, कि उस ग्रंथ का कैसे प्रचार किया गया। तो ये एक मतलब ग्रंथ, मतलब हम कह सकते हैं कि ग्रंथ के स्टेप हैं। किसने लिखा, क्यों लिखा, क्या लिखा उसमें, भाषा और प्रचार। मैं इन ग्रंथों का प्रयोग, जो ग्रंथ थे, अगर इनका सावधानी के साथ प्रयोग करें तो उस समाज में जो प्रचलित, यानी कि जो भी ग्रंथ हैं ये या फिर अभिलेख हैं या ग्रंथ हैं, अगर उनका सावधानी पूर्वक प्रयोग किया जाए तो उस समाज में प्रचलित, यानी कि जिस काल का जो ग्रंथ है, अभी जैसे आप मान लो कालिदास जो गुप्त काल में थे, या फिर बाणभट्ट जो हर्ष चरित्र के रचयिता थे, हरिसेन जो मतलब प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता थे, या फिर आप राजस्थान में आ जाओ तो जो भी है, मतलब जितने भी वो राइटर थे उन्होंने जो लिखा, तो अगर उनका जो ग्रंथ हैं अगर उनको हम सही तरीके से या सावधानी पूर्वक प्रयोग करें, यानी कि हर चीज का, हर वर्ड का मतलब समझें, तो समाज में प्रचलित आचार व्यवहार और रिवाजों का इतिहास लिखा जा सकता है। कैसे कि अगर ग्रंथों को, अभी जिस काल का जो ग्रंथ है उस काल के ग्रंथ को, यानी कि सभी ग्रंथों को अगर सावधानी पूर्वक पढ़ा जाए तो उस समय के समाज में जो प्रचलित था उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो कैसे ग्रंथ हैं, किसने लिखा है, क्या लिखा है, क्यों लिखा, भाषा से ली, फिर उसके रिवाज, फिर वही रिवाज ही इतिहास बन गए। फिर है, अब हम अगला स्टेप है, ये बेसिक था जो मेन पार्ट का आधार था। अब अगला स्टेप है उपमहाद्वीप का सबसे समृद्ध ग्रंथ।
यानी कि उपमहाद्वीप का सबसे समृद्ध ग्रंथ कौन सा है? महाभारत। यानी कि दो ही तो महाग्रंथ हैं इंडिया में, एक महाभारत और एक रामायण। तो इसमें महाभारत के बारे में डिटेल से दिया गया है, क्योंकि इस महाभारत ग्रंथ के माध्यम से उस समय की समाज में प्रचलित जो भी व्यवस्था थी उसको ये महाभारत ग्रंथ सामने लाता है। अब जैसे महाभारत के बारे में, महाभारत जो ग्रंथ है उसको पहले क्या कहा जाता था? जय संहिता। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही महाभारत बेस्ड है, तो क्वेश्चन कर सकता है। पहला है महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। दूसरा, महाभारत में कितने पर्व हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महाभारत में कितने पर्व हैं? तो ध्यान रखना, महाभारत में 18 पर्व हैं। कितने? 18 पर्व। और छठा जो पर्व है वो विशेष है, वो भीष्म पर्व के नाम से जाना जाता है। यानी कि 18 टोटल पर्व हैं, जिसमें से 6 नंबर का पर्व भीष्म पर्व के नाम से जाना जाता है, और इसी में भगवत गीता है। तो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो गया छठा पर्व। अब महाभारत को भी दो डिवाइडेशन के, यानी कि उत्तरी पार्ट और दक्षिणी पार्ट। यानी कि महाभारत का मूल जो विषय था, मूल वो तो भाई कौरव पांडव या हस्तिनापुर, वो मूल विषय तो सेम है। लेकिन उत्तर में हम देखते हैं अलग, साउथ में जाके थोड़ा उसमें चेंज हो जाता है। फिर जैसे जैसे आगे और भी उसकी रचना बढ़ी तो उसमें कुछ चेंजेस आने लगे। तो अब हम देखते हैं कि मूल जो महाभारत थी, ध्यान रखना, मूल महाभारत में सिर्फ 8,800 श्लोक थे। कितने? 8,800 श्लोक। लेकिन वर्तमान मान लो या फिर 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक मान लो, उसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हो गए। यानी कि 1000 साल तक वे महर्षि वेदव्यास तो जिंदा रहे नहीं कि उन्होंने फिर इसमें और जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इसका वर्जन होता गया वैसे वैसे ही, अब जैसे मान लो अभी आज जो, इससे समझो 10th हम 12th की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अगले साल हो सकता है इसमें कुछ और वर्जन हो जाए, कुछ ऐड हो जाए, फिर अगले साल और कुछ वर्जन हो जाए, तो न्यू वर्जन अभी देखते हैं ना, जो किताब पे लिखा होता है एडिशन 2023 2022, इस तरह ये वर्जन होते होते इसमें लगभग 1000 साल के अंतराल में ही इसमें लगभग 1 लाख से अधिक श्लोक हो गए। इसमें मैंने नोट्स में डायग्राम बना दिया है, आप टेंशन मत लो, मतलब डेस्क्रिप्टिव भी है, डायग्राम भी है। और वर्तमान में इसमें 1 लाख से ज़्यादा श्लोक हैं। विभिन्न सामाजिक व पारिस्थितिक, यानी कि परिस्थितियों का लेखा जोखा है, यानी कि उस काल की समाज में क्या क्या विभिन्नताएं थी या उस टाइम में परिस्थिति क्या थी, इनका लेखा जोखा इसमें है। यानी कि एक फिर नोट लगा लेना, नोट्स में नोट डाला हुआ है। इसमें निहित, मतलब इस महाभारत में जो निहित कुछ खताएं हैं, यानी कि इसमें कुछ ऐसी खताएं हैं जो महाभारत से पहले की भी हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें महाभारत से पहले की कुछ कथाएं भी हैं। महाभारत की कथा 2 परिवारों के बीच युद्ध की, इसमें युद्ध का चित्रण है, ये तो हम सबको पता है। और कुछ भाग
सामाजिक समुदाय के आचार विचार का चित्रण है। यानी कि इसके अंदर जो कौरव पांडव थे उनकी तो है ही स्टोरी, लेकिन उसके अलावा भी कुछ भागों में सामाजिक समुदाय, समाज, प्रचलित वहाँ की मान्यता या परंपराओं का भी इसमें चित्रण किया गया है। तो ये ध्यान रखना कि महाभारत में सिर्फ युद्ध या फिर हस्तिनापुर से ही संबंधित नहीं है, उसमें कुछ भागों में सामाजिक समुदायों के बारे में भी चित्रण मिलता है। अब एक वर्ड है, नोट कर लेना उनको। अब जो अपना मेन जो है चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक वो है महाभारत की समालोचनात्मक संस्करण। तो दो वर्ड आ रहे हैं, आगे आएगा, मैं पहले अर्थ स्पष्ट कर देता हूँ। समालोचनात्मक क्या है? पहले तो जैसे टॉपिक है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, तो समालोचना का अर्थ, समालोचना का अर्थ होता है अच्छाई, आलोचना और प्रशंसा दोनों होता है। यानी कि समालोचना यानी कि आलोचना भी है उसमें और प्रशंसा भी, दोनों चीज देखता है लेखक। और एक वर्ड आएगा पांडुलिपि। यानी कि पांडुलिपि का अर्थ क्या होता है? तो पांडुलिपि का अर्थ होता है हस्तलिखित साक्ष्य। यानी कि जो हस्त मतलब हाथ से लिखे हुए जो साक्ष्य होते हैं उन्हें पांडुलिपि कहा जाता है। तो ये दो वर्ड हो गए, समालोचना और पांडुलिपि। अब महाभारत की समालोचनात्मक संस्करण है, मैंने मैन जो भी उसके पॉइंट थे वो नोट्स में डाल दिए हैं। यानी कि उसमें डेस्क्रिप्टिव दे रखा है। कल मुझे किसी भाई का मैसेज आया था कि सर आप फ्रंट में किताब रखो, तो ऐसे फ्रंट में किताब रखने से कुछ नहीं होता। जब आप लाइव या आमने सामने क्लास ले रहे हो तब उसका कुछ मतलब निकलता है। तो आप जुड़ नहीं रहे हो, मैं लाइव आने के लिए तैयार हूँ, तो आप देख लेना, मैसेज कर देना। अब मैंने उसमें से नोट्स में से उस बुक में से नोट्स टाइप में या फिर उसका सार जो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण है वो है। तो इसमें आता है कि पहला है अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना। ये स्टार्टिंग काम से, और इसका स्टार्टिंग होती है अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना। यह है हेडिंग। कब? 1919 में। नेतृत्व किसने किया था? वीएस सुखधाकर ने, और उसके साथ कुछ अन्य इतिहासकार थे। यानी कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चली जो 1919 में चली थी। नेतृत्व किसने किया था? वीएस सुखधाकर ने और उसके अन्य साथी इतिहासकार। अब है मैन जो पाठ का सार है, उद्देश्य। तो उद्देश्य यही था कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करना। यानी कि महाभारत का जो समालोचनात्मक संस्करण है वो तैयार करना। फिर आरंभ में देश के विभिन्न भागों में लिखी गई, यानी कि देश के विभिन्न भागों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया। यानी कि उत्तर से मतलब दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, हर जगह जहाँ भी महाभारत की पांडुलिपियाँ लिखी गई संस्कृत भाषा में, उन सबको एक जगह इन्होंने एकत्रित किया। तो वो तो बहुत हो गई। फिर यानी कि सभी भाषाओं में, संस्कृत में भी है, साउथ में गया तो उसमें कुछ चेंज हो गया। अभी जैसे आप महाभारत सीरियल देखते हैं, अगर 3 तरह के सीरियल, यानी 3 तरह से महाभारत के सीरियल, BR चोपड़ा वाला, उसमें कुछ अलग था। फिर उसके बाद में जो आया उसमें उससे थोड़ा डिफरेंट था। तो विषय या मूल विषय तो सेम है, लेकिन कुछ चेंजेज, हर जगह कुछ चेंजेज हो गए। जैसे उत्तर भारत में अलग है,
साउथ में मूल विषय वही है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेज है। तो वी एस सुधाकर और अन्य इतिहासकारों ने पूरे भारत से संस्कृत में जो पांडुलिपि लिखी हुई थी महाभारत की या अन्य भाषाओं में, उन सबको एकत्रित किया। अब उनके सामने बड़ी समस्या ये उत्पन्न हो गई कि इन सभी पांडुलिपियों का अध्ययन कैसे करें। सब में कुछ न कुछ अलग 1,00,000 मतलब 8,800 से 1,00,000 से अधिक श्लोक कैसे पहुंच गए। अब इनका भी उन्होंने एक तरीका ढूंढा, यानी कि एक तरीका खोजा कि जो उन श्लोकों का चयन किया गया जो लगभग सभी में समान थे, यानी कि जितनी भी पांडुलिपि मंगाई किसी भी भाषा संस्कृत में हो तो उन सब का जो समान विषय था या जो कॉमन चीज थी उनको टारगेट किया गया और उस चीज को, उन श्लोकों को एकत्रित किया गया जो सब में सेम थे। फिर उस प्रकार से एक संस्करण तैयार किया गया जिसमें 13,000 पृष्ठ और अनेक खंड थे, उसका प्रकाशन किया गया। यानी कि टाइम कितना लगा इसमें, 47 वर्ष। यानी कि 47 वर्ष में जाके ये समालोचनात्मक महाभारत का प्रकाशन हुआ। नेतृत्व वी एस सुधाकर ने किया था। अब है कि इस प्रक्रिया के दौरान दो बातें सामने निकलकर आई हैं। ये दो बातें महत्वपूर्ण हैं, इनको रट लेना। यानी कि ये परियोजना वाला, अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना वाला पार्ट पूरा ही महत्वपूर्ण है। फैक्ट मैंने आपको बता दिए। अब इनमें दो बातें उभर कर सामने आई जिनको जानना बहुत जरूरी है। संस्कृत के कई पाठों में अनेक अंशों में मतलब समानता थी, यानी कि संस्कृत के कई पाठ थे जिनमें के अंशों में समानता थी। इससे ये स्पष्ट होता है कि समूचे उपमहाद्वीप में, ये इम्पोर्टेंट है, यानी कि संस्कृत के सभी अंशों में समानता थी। तो इससे स्पष्ट उपमहाद्वीप के उत्तर में कश्मीर, नेपाल से दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियां समान थी। इसको मार्क कर लेना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कि उत्तर में कश्मीर, नेपाल और दक्षिण में केरल, तमिलनाडु तक सब पांडुलिपियां समान, उनमें समानता थी। फिर दूसरा है, कुछ शताब्दियों के दौरान अनेक क्षेत्रीय प्रभेदन भी उभरकर सामने आए। यानी कि क्षेत्रीय प्रभेदन मतलब स्थानीय स्तर पर कुछ उनमें चेंजेस हुए, जो परिस्थिति थी जो स्थानीय। अब जैसे मान लो कि उत्तर और दक्षिण वाला ही देख लो, महाभारत में या किसी भी ग्रंथ में जब उसका संस्करण आता है तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। मूल विषय होता है लेकिन उसके साथ कुछ और भी स्थानीय स्तर का कुछ टिप्पणी वगैरह या प्रशिष्ट की जाता है। यानी कि ये दोनों से ध्यान रखना कि स्थानीय स्तर पर भी उसमें ऐड हो जाता है कुछ ना कुछ, और एक पूरे उपमहाद्वीप में समानता थी। तो यानी कि प्रभेदन में यही है कि इस प्रभावशाली परंपरा और लचीले विचार आचरण, यानी कि लचीले विचार आचरण, इन सब के बीच में सामाजिक इतिहास को रूप दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और यूट्यूब चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। नोट्स मैंने दोनों हिसाब से बनाए हैं, डायग्राम, क्योंकि देखो कुछ डायग्राम भी हैं जिनसे अगर आप मान लो निबंधात्मक क्वेश्चन यही आ गया इसके बारे में, मतलब जो इस चैप्टर के बारे में समाज में क्या परिवर्तन हुए, 1 मिनट समझो, तो मैंने उसमें समाज में जो क्या परिवर्तन आए हैं उस टाइम में, तो मैंने उसमें डायग्राम बना दिया। 4 चीज़ें हैं, वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार हो गया, इससे फिर जीवन शैली में परिवर्तन, फिर विशिष्ट समूह जैसे शिल्पकार का उद्योग हो गया, संपत्ति का असमान वितरण जिससे सामाजिक विषमता पैदा होगी। तो इस तरह दोनों चीज़ें मैंने सम्मिलित की हैं। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ओके, कल फिर अगला पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। और नोट्स के लिए या फिर अगर कोई समस्या है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।